मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th आरबीएससी हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, और जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा। उपार्जित का मतलब पता है क्या होता है? वो प्रतिरक्षा जो आप लोग बाहर से ले रहे हो। ठीक है, देखो क्या करें, ये रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई रोधक क्षमता होती है। ठीक है, ये सूक्ष्मजीवी उनके द्वारा उत्पन्न उपापचयी पदार्थों के पूर्ण स्मरण शक्ति। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी बेटा। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, यानी कि जो आप लोग जन्म के अंदर जन्म के साथ आपके शरीर में आ रही है बेटा। ठीक है, ये वाली क्या है, आप लोग बाहर से लेते हो। ठीक है, अब देखना इसमें हम लोग क्या करें, नॉर्मली इस मेमोरी के आधार पर आधारित होती है। यह जीव के जीवन काल के दौरान रोग प्रतिरोधक के रूप में क्षमता के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रतिरक्षा में सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो होती हैं और कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? ओके, आगे देखिएगा क्या कह रही है। अब इसको आप लोग उपार्जित प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। यह प्रतिरक्षा, ये क्या है बेटा आप लोगों की? ये प्रतिरक्षा प्रतिजन विशिष्ट है। पहले इंपॉर्टेंट सबसे मेन बात कि ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है। इसका मुख्य गुण स्मृति है। दूसरा, जब शरीर में रोग कारक प्रथम बार प्रवेश करता है, पहली बार जब कोई भी रोग फैक्टर आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षी बनाकर जो प्रतिक्रिया दर्शाता है उसे प्राथमिक अनुग्रह प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? यानी जब आपकी बॉडी में कोई भी रोग कारक आ रहा है, ठीक है, शरीर में कोई भी रोग कारक आ रहा है तो आपका शरीर क्या कर रहा है, वो आपका शरीर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि प्राथमिक अनुक्रिया देता है। ठीक है, और इस अनुक्रिया के दौरान या इस अनुक्रिया के द्वारा स्मृति कोशिकाएं बनती है। कौन सी कोशिकाएं बनती है बेटा? स्मृति कोशिकाएं, यानी कि मेमोरी सेल्स बनती है। जब वही रोग कारक पुनः प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र पूर्व निर्मित स्मृति कोशिकाओं के सहयोग से अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी निर्मित करके उच्च तीव्रता अनुक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? उच्च तीव्रता अनुक्रिया के द्वारा, हाँ, तीव्रता अनुक्रिया करता है। और जिसे आप लोग देखते हैं, यानी कि प्राइमरी में क्या हुआ, कोई भी एंटीजन है। प्राइमरी क्या है कि माना कि कोई एंटीजन है, ठीक है, ये बॉडी में एंट्री किया। अब शरीर क्या करेगा, इनको पहले पहचानेगा, पहचानने के बाद एंटीबॉडी बनेगी ना, तो इसमें लंबा टाइम लगता है। अब जब वही सेम एंटीजन, अच्छा एंटीबॉडी तो बनती है और उसके लिए मेमोरी सेल भी तैयार हो जाती है। अब जब वही एंटीजन दोबारा आएगा तो दोबारा आने के बाद क्या होगा, उसी एंटीजन को अगर जब वो दोबारा आता है ना, तो बेटा उस केस में क्या होता है, उस केस में नॉर्मली दोबारा एंटीबॉडी बहुत भयानक मात्रा में बन जाती है और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया बोलते हो। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ओके, अभी दो प्रकार की है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें इसको आप लोगों ने दो भागों में, प्राकृतिक और कृत्रिम, और निष्क्रिय को भी प्राकृतिक और कृत्रिम। सक्रिय में पता है क्या है कि आप लोग इसमें क्या कर रहे हो, देखो हिंदी से की तुलना में बेटा इंग्लिश में अच्छा समझिए। एक्टिव, एक्टिव का मतलब आप अपने शरीर को क्या करा रहे हो, शरीर को हम लोग करा रहे हैं क्या, शरीर को आप लोग फोर्स कर रहे हो, उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो कि वो एंटीबॉडी बनाए। जब रोग कारक अथवा एंटीजन के प्रवेश करने के बाद शरीर में प्रतिरक्षी क्या होता है, एंटीबॉडी, जो किसके अगेंस्ट बनते हैं, एंटीजन से। अब प्रति वाला एंटीजन के प्रति और रक्षी वाला रक्षा करने वाला। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। ठीक है, ओके, और प्रभावी होने में समय लगती है, लेकिन लंबी अवधि तक इसका प्रभाव बना रहता है। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि आप शरीर को क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि वो अपनी एंटीबॉडी बनाए। ठीक है, प्राथमिक संक्रमण के संक्रामक जीव का शरीर प्रवेश करने के बाद, अच्छा, जीव का शरीर में प्रवेश करने के बाद सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, और टीकाकरण के द्वारा रोगाणु व एंटीजन को जानबूझकर शरीर में प्रवेश करने पर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अगली आती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में पता क्या है, निष्क्रिय, यानी कि आपके शरीर को एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा, आप लोग रेडीमेड यानी कि तैयार माल दे रहे हो उसको, तैयार एंटीबॉडी उसको दे रहे हो। देखो इसमें क्या होता है, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रीफॉर्म्ड मतलब पहले से बनाए गए प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को आप लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हो। यह प्रतिरक्षा शीघ्रता से प्रयत्नशील होती है, बहुत तेज गति से होती है। ठीक है, लेकिन कम अवधि तक ही प्रभावकारी होती है। कौन कौन सी? भ्रूण को माता से प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी मिलता है, और दुग्ध स्त्रवण के दौरान कोलोस्ट्रम जो है माता से भ्रूण को आईजीजी उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है। सांप के काटे जाने पर, अच्छा ये किस में भी, तो सांप के काटे जाने पर जैसे घातक रोगों, टिटनस, रेबीज, और इसमें आप लोग एंटीवेनम एंटीबॉडी बेटा, ठीक है, यानी कि जहर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी आप लोग दे रहे हो वो इसमें दी जाती है।
ठीक है। अगला है स्व प्रतिरक्षा। स्व प्रतिरक्षा का मतलब पता है क्या है? वो सेल्फ और नॉन सेल्फ, यानी कि अपने पराई की पहचान नहीं कर पाता इसमें। स्व मतलब अब इसमें पता है क्या है? शरीर जो है वो खुद के अगेंस्ट प्रतिरक्षा क्रिया जनरेट करने लग जाएगा। जैसे अपनी कोशिका में विजातीय जीवों के मध्य विभेद करने की जो क्षमता पाई जाती है, प्रतिरक्षा सामान्यतः विजातीय जीवों के विरुद्ध ही प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, लेकिन कभी कभी आनुवंशिक, वातावरणीय अथवा अन्य कारकों से शरीर को यह प्रतिरक्षा जीव अपनी ही कोशिकाओं के विरुद्ध। अब देखो क्या है कि नॉर्मली हम लोग पता है विजातीय का मतलब क्या होता है? बाहर के माध्यम, ठीक है, बाहर के जीवों से आप लोग अपने शरीर की रक्षा कर रहे हो। लेकिन कभी कभी पता है क्या है कि बाहर के जीवों के साथ साथ क्या करता है, शरीर में ऐसी पावर जनरेट हो जाती है, ऐसी एक भावना आ जाती है कि वो अपने ही कोशिकाओं को एज एन एंटीजन यूज़ करने लग जाता है। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हो? स्व प्रतिरक्षा। और ऐसी बीमारियों को आप लोग क्या बोलते हो? ऑटो इम्यून डिजीज या स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, अगला देखो क्या है? टीकाकरण, वैक्सीनेशन, सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, काफ़ी लंबे समय की बात है, पुराने समय की बात है। लोगों ने देखा कि जो लोग एक बार किसी बीमारी से ग्रसित होकर, यानी कि एक जिनको कोई भी एक बीमारी हुई तो वो रोग दोबारा नहीं होता था। ठीक है ना, उसमें इससे क्या है, ये जो टीकाकरण की परिकल्पना है, इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। टीकाकरण में देखो दो स्ट्रेन होते हैं, एक तो नॉन विरुलेंट अनुग्र और दूसरा विनाशित यानी कि किल्ड। ओके, अब इसमें आप लोग क्या करें? नॉन विरुलेंट अथवा विनाशित यानी कि किल्ड अथवा क्षीण एटीन्यूटेड और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न अविषो टॉक्सिन्स की अति सूक्ष्म मात्रा को। अच्छा भाई, ये टॉक्सिन्स वगैरह जो आप लोग शरीर में एंट्री करा रहे हो, एंट्री कराने के बाद उसकी बहुत कम मात्रा, बहुत छोटी मात्रा आप लोग ले रहे हो, और लेने के बाद उसके अगेंस्ट जो आप लोगों की शरीर की स्मृति कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसे आप लोग वैक्सीन कहते हो। अभी स्मृति कोशिकाएं, जो मेमोरी सेल्स, स्मृति कोशिकाएं ना, मेमोरी बहुत तेज गति से बढ़ती हैं, और सामान्य प्रतिजन जब दोबारा, यानी कि वही जब वो एंटीजन दोबारा आता है तो उसके विरुद्ध बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा का निर्माण करती है और शरीर को उस रोग से बचाती है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने, किसने? एडवर्ड जेनर ने 1796 में गो चेचक यानी कि काउ पॉक्स बीमारी का के लिए टीका बनाया था। ठीक है ना, और उस पहली बार जेम्स फिलिप नामक पालक को चेचक का टीका लगाया गया था। ठीक है, इसके उल्लेखनीय योगदान के लिए इसे, अच्छा, तो इसीलिए जो आप लोग एडवर्ड जेनर है उसको क्या बोलते हो? टीकाकरण का जनक, यानी कि वैक्सीनेशन के फादर बोलते हो। टीके के प्रकार, अब टीके के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 5 टाइप के होते हैं टीके। ठीक है, जीव तनुकृत, दुर्बलित अथवा क्षीण टीके, लाइव, डायल्यूटेड एंड एटीन्यूटेड। इसमें आप लोग पता क्या कहते हैं? जीवित क्षीण टीके, यानी कि बनाने के लिए रोगजनक वायरस को, यानी कि जो वायरस रोगजनक है उसको ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के द्वारा जंतु भ्रूण जैसे कि मुर्गी भ्रूण आदि में कई पीढ़ी तक कल्चर कराया जाता है। संवर्धित कराना मतलब उनको ग्रोथ कराना, वृद्धि कराना उनकी। ठीक है, जिससे उसमें मानव में प्रतिकृति का गुण नष्ट हो जाता है, परंतु यह वायरस मानव में प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए रूबेला, खसरा, रोटा वायरस, ओरल पोलियो वैक्सीन इत्यादि आदि। ठीक है, अगला है मरे हुए जीवों और निष्क्रिय जीव के टीके, किल्ड और एटीन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है ना, इसमें पता है क्या है? रोगजनक जो है उसको निष्क्रिय करने के लिए टीके बनाए जाते हैं। इसके लिए आमतौर पर रोगजनक कारक को गर्म करके या रसायनों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और फॉस्फोरिन का प्रयोग करके रोगजनक के विभाजन करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, परंतु रोग कारक के एंटीजन के गुण को बरकरार रखता है ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी पहचान कर सके। उदाहरण के लिए टाइफाइड, हैजा, कुकर खांसी, रेबीज वगैरह का टीका। ठीक है, क्लियर है? ओके, एविश का मतलब ना टॉक्साइड टीके। टॉक्साइड टीके की अगर हम लोग बात करें तो टॉक्साइड का मतलब पता है क्या होता है? भाई जीवाणुओं का जहर निकाला, उससे टीके बनाए गए। ये क्या कह रहा है? कुछ जीवाणु जनित रोग सीधे जीवाणुओं के कारण नहीं होते हैं, बल्कि जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित विष होते हैं। इसका उदाहरण है टिटनस। ठीक है, इसके लक्षण है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई जीवाणु के द्वारा नहीं होते, लेकिन एक न्यूरोटॉक्सिन टिटेनस प्लाज्मिन स्रावित करता है। अच्छा, अब ये जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता, लेकिन वो क्या है कि एक न्यूरोटॉक्सिन टिटेनस प्लाज्मिन स्रावित करता है, जिससे टिटनस का रोग उत्पन्न होता है। इससे बचाव के लिए एविश टीकों का उपयोग किया जाता है, और एविश टीकों का निर्माण एविश की रासायनिक एवं भौतिक रूप से परिष्कृत कर या हानिरहित कर बनाया जा सकता है। इसका प्रतिरक्षा जनत्व इम्यूनोजेनिसिटी बना रहता है। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, टिटनस आदि। संयुग्मी टीके, संयुग्मी टीकों की अगर हम लोग बात करें तो संयुग्मी टीके रिकॉम्बिनेंट टीकों के समान होते हैं। इनका निर्माण 2 अलग अलग घटकों, यानी कि जब 2 अलग अलग घटकों है, 2 अलग अलग फैक्टर को जोड़कर जो टीके बनाए जाते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो? संयुग्मी टीके बोलते हो। ठीक है, इसमें जीवाणु के आवरण या कोट के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। आवरण कैरियर प्रोटीन से रासायनिक रूप से जोड़ा जाता है। इसमें संयुग्मन का उपयोग कर वैक्सीन के रूप में काम में लेते हैं। इकाई टीके में प्रतिरक्षा प्रणाली से, अच्छा, एक सिंगल टीके से प्रतिरक्षा प्रणाली के अंदर जो है अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए एक लक्षित रोग
का केवल एक हिस्सा उपयोग करते हैं। इसमें विशिष्ट रोगाणु से एक विशिष्ट प्रोटीन अलग किया जाता है और इसमें एक प्रतिजन के रूप में शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, ठीक है। अकोशिकीय पेटोसिस वैक्सीन, ठीक है ना, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कई इसके उदाहरण है। अभियांत्रिकी, ठीक है, इंजीनियर्ड वैक्सीन टीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके पुनर्जन तकनीक के द्वारा। अच्छा, इसमें आप लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो बेटा? आप लोग इसमें यूज़ करते हो नॉर्मली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, ठीक है। आरडीटी के द्वारा कई जो टीके बनाए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें हेपेटाइटिस का टीका है जो आप लोगों के नॉर्मली पेटेंट एग्जाम्पल है किसमें? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर, ठीक है।